जी अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, हम म्यूटेशंस पर डिस्कस करने से पहले कुछ टर्म्स हैं बेसिक्स रेवेन्यू की, जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसा कि आपके सामने जो सबसे पहली टर्म है वो महाल है। जो आप देखेंगे, बाकी जितनी भी आप आगे वर्क करेंगे तो उससे रिलेटेड ये सारी टर्म्स हैं जिनका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, फिर ही आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम महाल को देखते हैं। महाल किसे कहते हैं? एक तहसील में जो मुख्तलिफ चक्कूक होते हैं, जैसे चक नंबर जो आप देते हैं मुख्तलिफ, हर मौज़ा या चक को हम महाल कहते हैं। अब मौज़ा, उसकी डेफिनेशन हम कैसे करेंगे? ये एक बड़ा यूनिट होता है जो अमूमन एक बड़े गांव या एक से ज़्यादा छोटे गांव को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, यूनिट को हम मौज़ा कहेंगे। मौज़ा का नाम उस गांव या एरिया के नाम पर ही दर्ज होता है। जिसके गांव को मौज़ा कहलाने के लिए ज़रूरी है कि उसका अपना रजिस्टर हकदरान ज़मीन यानी रजिस्टर दाखिल खारज हो, मसावी, और अपना रजिस्टर दाखिल खारज हो जिसमें नए मालिक और पुराने मालिकों का इंदराज हो। आगे खेवट को देखते हैं। खेवट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। जब मौज़ा बन जाता है तो इसमें बहुत सारे लोगों और ख़ानदानों की ज़मीन शामिल होती है। इसकी तकसीम मज़ीद आसान बनाने के लिए उनको हम खेवड़ नंबर देते हैं। खेवड़ नंबर उनको अलाट किए जाते हैं। मसलन 100 एकड़ एक ख़ानदान के पास है, उसे एक नंबर दिया कि फ़लाँ मौज़ा का ये खेवड़ नंबर है जो फ़लाँ ख़ानदान के उन हिस्सादारों के पास है। ठीक है, यानी कि उनकी निशानी के लिए, उनको वाज़े करने के लिए हम जो है उनको जो खेवड़ नंबर अलॉट करते हैं। या मुख्तलिफ़ ख़ानदानों या लोगों की ज़मीन को मिलाकर भी एक खेवड़ खाता भी बोल सकते हैं आप, इसको बनाया जाता है। इसका नंबर तब्दील हो सकता है। जब कोई ज़मीन फ़रोख्त करता है या कोई तब्दीली होती है तो इसका आपका खेवड़ नंबर जो है वो बदल दिया जाता है। खेवड़ की तरतीब मौज़ा की गालिब कौम से शुरू की जाती है। आसान ज़ुबान में खेवड़ को हम खाता भी बोलते हैं। इसी तरह जैसे आप आगे इंतकालात करेंगे तो सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट हमारे पास चीज़ होती है वो रजिस्टर हक दरान ज़मीन, जिसे हम जमाबंदी भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी किताब होती है जिसमें मालिकान और काश्तकारान की तफसीलात, बीमार रकबा और उनसे हासिल किए जाने वाले मालिया राजी की तफसील दर्ज हो। उसे जमाबंदी या रजिस्टर हक दरान ज़मीन कहते हैं, यानी कि उसके अंदर उन तमाम मालिकों का रिकॉर्ड होता है। हम केवट के हिसाब से उसको देखते हैं। फिर केवट के अंदर जो है वो मुरब्बा और खसरा नंबर, किला नंबर भी मेंशन होते हैं, और जितने भी उसके अंदर मालिक शामिल हो उनकी सारी डिटेल होती है, काश्तकारों की भी और मालिकों की भी, कि उनके हिस्से में कितना कितना रकबा है। इसमें मैं एक मौज़ा के किसी खेवड़ को, किसी खतूनी के खसरा में कितने मालिक हैं, सबकी तफसील दर्ज होती है। इसमें ये भी दर्ज होता है कि मालिक कौन है, ज़मीन काश कौन कर रहा है, ठेके पर है या कैसे है। ज़मीन की फ़र्द भी इसी रजिस्टर की तफसील की बना पर जारी होते हैं, जिसे हम फ़र्द कहते हैं, यानी कि उसकी नकल देते हैं। अब आगे जो टर्म है हम देखेंगे वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट इसी के अंदर आती है, खेवड़ के। मुरब्बा, मुरब्बा किसे कहते हैं? ठीक है, ज़मीन का एक किता जो 5 एकड़ लंबा और 5 एकड़ चौड़ा हो, यानी जिसका रकबा एकड़ हो, उसको हम मुरब्बा का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास खतौनी, खाना काश की हैसियत से हम इसको देखते हैं। मौज़ा भी बन गया, इसमें खेवड़ नंबर भी लग गए। अब खेवड़ में बहुत सारे मालिकान हैं, किसी के पास 5 एकड़ है, किसी के पास 10 और किसी के पास 2 एकड़। तो इनको कैसे पहचानेंगे कि उस खेवड़ में कौन से बंदे की कितनी ज़मीन है? तो इसके लिए हर हिस्सादार को एक खतौनी नंबर लगा दिया जाता है, यानी कि उन ज़मीन के अंदर जितने भी हिस्सादार होते हैं उनको एक खतौनी नंबर लगा दिया जाता है। मसलन खेवड़ नंबर 1 में 10 एकड़ ज़मीन है और 2 मालिक हैं 5-5 एकड़ के, तो इन दोनों को अलग अलग नंबर दे दिया जाएगा 5-5 एकड़ का, जिसे हम खतौनी नंबर कहेंगे। ये नंबर भी तब्दील होता रहता है जब कोई अपने हिस्से फ़रोख्त कर दे किसी को, या कोई ऐसी दूसरी तब्दीली हो। नेक्स्ट, खसरा नंबर। ठीक है, रेवेन्यू टर्म्स में हमारे पास किला नंबर, खसरा नंबर, कितात, ये एक ही टर्म्स के नाम है। ठीक है, खसरा नंबर, हम इसको देखते हैं। अब एक खतूनी जो 5 एकड़ थे, जो हमने मिसाल में 5 एकड़, हकीकत में उनकी तादाद जो भी होगी, हर एकड़ को एक ख़ास नंबर दिया जाता है, यानी कि उसमें हर एकड़ को एक ख़ास नंबर दिया जाता है ज़मीन के अंदर, जो खसरा नंबर कहलाता है। ये नंबर कभी
तब्दील नहीं होता, चाहे कोई फ़रोख्त करे मगर खेत का खसरा नंबर एक ही रहेगा। ये नंबर जो है वो तब्दील नहीं होता। खसरा नंबर ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं होते, ये तब्दील नहीं होते। ये तब ज़्यादा हो सकते हैं जब इनकी तकसीम और ततीमर लगते हैं, तो तब ये टूट के ज़्यादा फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। और इसमें खेत की चारों तरफ से फरमाइश भी लिखी होती है कि खसरा नंबर का जो खेत है उसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह क्या है। हर खेत जो अलग तौर पर फरमाइश किया गया हो, इसको एक मखसूस नंबर दिया जाता है, इसे सिलसिला नंबर कहते हैं। किसी भी खेत को जो अलग तौर पर फरमाइश जब हम करते हैं तो उसको फिर एक सिलसिला नंबर जो मखसूस नंबर दिया जाता है उसको हम सिलसिला नंबर कहते हैं। जिन खसरा नंबरान में मिन लिखा हो तो उस खसरा की मालकान के दरमियान आर्जी तकसीम को ज़ाहिर करता है। नेक्स्ट मसावी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके ऊपर हमारा सारा नक्शा होता है ज़मीनों का, जिसे आप शजरा भी बोलेंगे और मसावी भी बोलते हैं। ये कपड़े के ऊपर बना होता है, उसमें सारी डिटेल होती है। ये मोज़ा का नक्शा होता है, कहाँ किसका खेत है, कहाँ रास्ता है, कहाँ क्या है, सब इसमें होता है। पटवारी के पास ये नक्शा एक कपड़े पर बना होता है जिसे लट्ठा भी कहते हैं। ये तीनों एक ही नाम, मसावी, शजरा और लट्ठा। आगे रजिस्टर गिरदावरी होता है हमारे पास। रजिस्टर गिरदावरी ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें तमाम खेतों का अंदराज खसरा नंबर किया जाता है। फसल, रबी और खरीफ मुताबिक गिरदावरी दर्ज होती है। इसका अंतराज साल में 2 दफ़ा किया जाता है। इसमें यह देखना होता है कि ज़मीन काश्त कौन कर रहा है। आप जिस रकबा के मालिक या मज़ारे हैं, इसमें रकबा में क्या काश्त होता है या क्या काश्त किया हुआ है, इसकी तफसील भी पटवारी दर्ज करता है। इसे गिरदावरी कहते हैं। एम नोट देखते हैं हम। ज़मीन खरीदते वक्त हमेशा खसरा नंबर की फ़र्द की बुनियाद पर ही ज़मीन खरीदें। मसलन फ़र्ज़ करें कि एक बंदा 2 एकड़ का मालिक है, उसका खेवड़ नंबर 1 और उसके 2 एकड़ खेवड़ नंबर 1 अलग अलग खतूनी नंबर, इनके उनको अलग अलग खतूनी नंबर लगे हुए हैं। 5 खसरा नंबर 50 और दूसरा एकड़ खतूनी 10 में खसरा नंबर 100 है। आप इससे 1 एकड़ खरीदना चाहते हैं और वो जो आपको पसंद करते हैं उसका खसरा नंबर 50 है, मगर उससे फ़र्द उस 50 नंबर खसरा की नहीं बल्कि पूरे रकबे की खेवड़ की मिलती है, जिसमें वो आपके नाम 1 एकड़ करवा देता है। तो अब कानूनन आप उसके दोनों एक में खसरा नंबर 50 और खसरा नंबर 100 में आधे आधे एकड़ के मालिक बन जाएंगे अगर कानूनी हैसियत से उसको देखें। और अगर खसरा नंबर 50 फ़र्द ही आपको देगा तो इसकी बुनियाद पर वही एकड़ पूरा आपके नाम लगेगा जिसकी मखसूस फ़र्द आपको दी गई है। बेशक वो आपको आपका पसंद किया हो खसरा नंबर 50 ही काश के लिए दे रहा हो, मगर मुस्तकबिल में आपके बच्चों में झगड़ा हो सकता है कि आप कि या उसके बच्चे कहें आपका आधा एकड़ यहाँ बोल रहा है या जाओ हमारा वहाँ है, हम वहाँ जाएंगे वगैरह। यानी कि उसमें तकसीम में मसला हो सकता है जो उसके मखसूस नंबर उसको दिया गया है। ये 2 एकड़ की मिसाल थी। अगर अक्सर ऐसा होता है कि किसी ज़्यादा एकड़ के मालिक से ज़मीन खरीद ले तो बाद में वो कहता है कि मैंने ये एकड़ नहीं बल्कि कोई दूसरा दिया था, लिहाजा इसे काश करो जाके चाहे वो बंजर हो। यानी कि इस तरह भी मसला बन सकता है। इसलिए प्रॉपर जो नंबर के हिसाब से आपके जो नंबर है खसरा नंबर, उसकी बुनियाद पर ही आपको ज़मीन लेनी चाहिए। ठीक है, इसलिए ज़मीन लेने से पहले तसल्ली कर लिया कर। ये चीज़ें उनके लिए बाया जिन्होंने ज़मीन को ख़रीदना है, इस चीज़ के बारे में आपको भी इल्म होना चाहिए। अब 2 टर्म्स होती हैं हमारे पास, इसका आपको जो है लाजमी पता होना चाहिए जब हम इंतकाल करेंगे और कंप्यूटराइज जब उसको आप लेके चलेंगे अपने पोर्टल के ज़रिए जो आपकी वेबसाइट है। ये मेन एंड इम्पोर्टेंट 2 टर्म्स हैं। ठीक है, बाया जो है वो हम बेचने वाले को कहेंगे। रेवेन्यू टर्म्स के अंदर जो ज़मीन बेच रहा हो बाया कहते हैं। अगर एक से ज़्यादा बेचने वाले हो तो आप उनको बायान कहेंगे, और लेने वाले एक से ज़्यादा हों तो उनको आप मुश्तरियान कहेंगे। ठीक है, ये आपने टर्म्स जो है अपने जहन में रखनी है। और जब कंप्यूटर में आप इसका इंतकाल म्यूटेशन करेंगे तो आप क्या करेंगे कि जो आपका बाया होता है ना, उसका हम पुराना इंदराज के हैसियत से उसको देखते हैं कि उसका पुराना इंदराज का रिकॉर्ड होता है। यानी कि वो अपना पुराना इंदराज वो अपनी ज़मीन को बेच रहा है। और जो मुश्तरी होता है कंप्यूटर की टर्म में, उसका हम नया इंदराज करते हैं। अगर तो पहले से भी उसका मौजूद होगा कोई रिकॉर्ड तो उसके अंदर ही हम फिर नया इंदराज ही करेंगे, अपडेट करेंगे। अगर वो और ज़मीन ले रहा है, अगर वो पहली दफ़ा ही ले रहा है तो उसका नया इंदराज करेंगे। ठीक है, यानी कि जो टर्म ये दोनों जो हैं वो कंप्यूटर के हिसाब से कैसे रिलेट करती हैं। जो बाया है उसका हम पुराना इंदराज करते हैं और जो चूज़ करना होता है हमने, और जो मुश्तरी होता है उसका नया इंदराज करते हैं। बाकी जब हम म्यूटेशन को देखेंगे तो उसके मतलब आपको ये सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। लेकिन बेसिक टर्म्स जो है वो आपको अच्छे से देखनी चाहिए, वो आप अच्छे से देखें और उसको समझें।
रेवेन्यू टर्म्स में काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, उनको समझना भी, तब ही आप बेहतर तरीके से कोई भी काम कर सकते हैं, उसको समझ के कर सकते हैं। अगर आपको पहले ही इन टर्म्स का आइडिया होगा कि मैंने इस चीज़ को कैसे करना है और इसको कहते क्या है, कैसे लेके चलना है, तो इस हवाले से आप जितना इसको रिसर्च कर सकते हैं उसको रिसर्च करके ख़ुद इस चीज़ को देखें और इस पर मेहनत करें, तो फिर आपको ये अच्छे तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी टर्म्स कंडीशंस उनका भी आपको आइडिया होना चाहिए, लास्ट रूल्स, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। बाकी इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे कि आप म्यूटेशन कैसे करेंगे अपने पोर्ट जो वेबसाइट के ज़रिए जो आपका सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी आप अपने तौर पे जितना भी है इसको करने की कोशिश करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में।